हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की। ठीक है, तो जब एंट्रोपी की हम बात करने शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि एंट्रोपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन बातों को बताने में इनकेपेबल प्रूव हुआ और एंट्रोपी कैसे कैसे वेरी करेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता था कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कि सारी की सारी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में और सारे के सारे वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। ये स्टेटमेंट देता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या सारे के सारे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी कि नो प्रोसेस इज 100% एफिशिएंट। इसे प्रूफ करने के लिए कार्नोट ने हीट इंजन साइकिल बनाई, जिसमें उसने एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया। और एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या किया, उसने बताया कि अगर हम ग्राफ बनाएं आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करें फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करें फिर आइसोथर्मली कंप्रेस करें फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस करें, तो एबीसीडी एक कर्व बनाया और उसमें उसने ये प्रूफ करके दिखाया कि एफिशिएंसी किसी भी प्रोसेस की 100% नहीं हो सकती। अब अगर प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं है तो एनर्जी इसका मतलब कहीं ना कहीं जा रही है। अगर वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही तो कहाँ जा रही है, तो किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर तो होनी ही चाहिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता पा रहा था। तो हम लोग एंट्रोपी से शुरू करते हैं और एंट्रोपी की बिगनिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले किसकी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, आज मैंने नोट्स लिख के ही रखे हैं जिससे कि थोड़ा लिखने का समय बचेगा और वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिससे कि हम लोग समझने पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर ये बात सही लगे, अच्छी लगे तो फिर बताना, तो अगली बार से नोट्स लेके ही रखेंगे हमेशा, है ना। तो नो प्रोसेस इज 100% एफिशिएंट, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा समझ में आ जाए एक बार में, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार रिपीट करने से समझ में आएगा। एक बार में 100% समझ में आना बहुत मुश्किल काम है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि पहला स्टेटमेंट क्लॉसियस का है, जो कहता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a body at a lower temperature to a body at higher temperature। मतलब कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं जिसमें लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उसे हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी है वहां पे हम हीट ट्रांसफर कर दें। अब इसे सुनने के बाद सबसे पहला एग्जांपल आता है, सर फ्रिज तो है, फ्रिज में तो यही होता है कि हम हायर टेम्परेचर पे रखते हैं, जो लोअर टेम्परेचर पे फ्रिज है वो हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उसे हीट ट्रांसफर कर देती है। तो बिल्कुल भाई ऐसा नहीं होता, उसमें एक्सटर्नल एजेंट कंप्रेसर काम करता है तब ये काम होता है, अपने आप ऐसा नहीं हो सकता। कभी तुम फ्रिज के बाहर कोई चीज़ ऐसी रख दो जो ठंडी चीज़ गर्म चीज़ को की तरफ हीट ट्रांसफर कर दे, हमेशा रिवर्स फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नहीं हॉट टू कोल्ड ही थर्मल पोटेंशियल चलता है, रिवर्स नहीं करा सकता। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट केल्विन का भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। मतलब अगर हम किसी रिजर्वायर से किसी सोर्स से हम एनर्जी ले लें और उसे पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमें बताता है केल्विन का स्टेटमेंट। क्या कहता है कि अगर हमने किसी सोर्स से एनर्जी ली और उसे पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जरूर जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जरूर जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, अगर हम फिजिकल क्लास में होते हैं तो क्या करते हैं भाई कि पहले क्लास में जाते हैं, बच्चे रैंडम घूम रहे होते हैं तो उन्हें बैठाने में थोड़ी सी एनर्जी जाती है ना, दैट एनर्जी इज वेंट इनटू सिंक बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसमें पढ़ने का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, वो एनर्जी कहाँ चली गई, सिंक में चली गई हमारी, और उस एनर्जी को हम यूज़फुल एनर्जी नहीं कहते। तो जो रिजर्वायर से हमने एनर्जी ली वो कहाँ गई, कुछ वर्क करने में गई और कुछ सिंक में चली गई। जो सिंक में एनर्जी चली गई वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रही, तो हमें उसका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा, और उसी का नाम हमने बाद में चल के आगे रखा, क्या, उसका नाम रखा हमने एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एनर्जी अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एनर्जी जो अनअवेलेबल है, मैं इसे ब्रैकेट में कर रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, अनअवेलेबल मतलब जो अवेलेबल नहीं है एनर्जी। तो यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं, एंड डी एस उसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ सिस्टम ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब अगर हम किसी भी बंदे से पूछते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, तो जनरली लोग बताते हैं बुक्स में क्या लिखा होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा ये गलत लिखा है, लेकिन ये आधा सच है। सच क्या है कि वो नॉन यूज़फुल वर्क है। ज़रूरी बात ध्यान रखने की, वो यूज़फुल वर्क नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक, तो अब हमें एंट्रोपी पता करने की एंट्रोपी कैसे कैसे वेरी करेगी। तो अगर हम ये देखें कि विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा भाई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वेलोसिटी, इसका मतलब बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो रैंडमनेस बढ़ी, भगदड़ मच गई मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनके क्या हुई, रैंडमनेस बढ़ी। और इस रैंडमनेस बढ़ने की वजह से डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, अब अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें और वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू करें, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें और वॉल्यूम इंक्रीज करें, पहले एक छोटे डिब्बे में गैस ली फिर एक बड़े डिब्बे में गैस ली, तो गैस कितने ज़्यादा स्पेस किस में मिली, सेकंड वाले डिब्बे में जो बड़ा डिब्बा है। तो वॉल्यूम अगर बड़ा हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, तो गैस पार्टिकल पूरे में स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो उनकी एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा घूमने फिरने का मौका मिला है। ये सिंपल समझो कि जैसे तुम कमरे में हो, हम लोग ऑर्गेनाइज लोग तो हैं नहीं कि हम लोग सामान सरिया के रखें एक तरफ से, भैया चलो अच्छे से सेट करके रखें सामान, नहीं, हम तो क्या करते हैं, ये सामान इधर फेंका वो उधर फेंका। तो अगर बड़ा कमरा होगा तो हम ज़्यादा भी कर पाएंगे, छोटा कमरा तो कम भी कर पाएंगे। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो जितना बड़ा स्पेस मिलेगा उसमें रैंडमनेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैस की होगी, उससे कम लिक्विड्स की होगी, और सबसे कम होगी सॉलिड्स की, क्योंकि सॉलिड्स में थर्मल मोशन सबसे कम ऑब्जर्व होता है। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसी बात की पड़ेगी, ऐसे फिजिक्स में तो एंट्रोपी पढ़ते भी नहीं है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस जिनमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व होते हैं उनमें एंट्रोपी चेंज नेग्लिजिबल होता है, उनमें नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व होता है। अब जिनमें गैसेज इन्वॉल्व हैं, गैसेज इन्वॉल्व हैं तो उसमें हम डेल्टा एन जी लिखते हैं। डेल्टा एन जी की वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अगर मान लेते हैं हम कोई ऐसी रिएक्शन ले लें, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सब गैस फेज में ही है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी C प्लस डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज ऑन द प्रोडक्ट साइड, माइनस A प्लस बी। ठीक है, तो ये डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई। तो डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि नंबर ऑफ गैसेज ज़्यादा बनी, तो नंबर ऑफ गैसेज ज़्यादा बनेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि देखो भाई, अगर PCl5 ब्रेक हुआ किसमें, PCl3 और Cl2 में, PCl5 ब्रेक हुआ PCl3 और Cl2 में, तो ऐसे केस में क्या हुआ भाई, Cl2 और PCl3 दो गैस बनी, पहले एक थी, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए एंट्रोपी बढ़ी। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 हुआ तो एंट्रोपी घटेगी। जैसे अगर हम लिख दें N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया, जो हेबर्स प्रोसेस है, हम सब लोग जानते हैं, हेबर साइंटिस्ट के नाम पे हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का। तो अमोनिया लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 4 मोल्स हैं गैस से, तो राइट हैंड साइड पे 2 देखें तो इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन एंट्रोपी ड्रिवन नहीं कहते इसे। अगर डेल्टा एन जी 0 है, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो हमें देख के लगता है कि एंट्रोपी में चेंज भी 0 होगा। उसका एग्जाम्पल ये लिख लेते हैं जिसमें दोनों तरफ 2 मोल्स हैं गैस के। तो अगर डेल्टा एन जी 0 है, क्या है, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, अब अलग अलग बातों पे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे एटॉमिसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी।
तो अगर हमसे कोई पूछ दे NO2 और N2O4 में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो N2O4 की ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी ज़्यादा होगी, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। ट्राइएटॉमिक से तो पॉलीएटॉमिक की ज़्यादा होगी। तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपने हाथ पैर ज़्यादा चला पाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और CH4 में ऑब्वियसली एटॉमिसिटी ज़्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटॉमिसिटी भी सेम है, तो हम मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसमें चेंज इन एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। जिसमें मोलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उसमें चेंज इन एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा भाई? ऐसा हमें फील होता है कि जो अगर मान लो एक पतला लड़का भाग रहा है, एक मोटा लड़का भाग रहा है, कौन ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट करेगा? तो देख सोच रहे हैं, अगर हम लेमन की तरह सोचे तो हमें लगेगा कि पतला लड़का ज़्यादा तेज भागेगा, तो वो ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान लो कि एक साइकिल आ रही है और एक रेलवे इंजन आ रहा है, कौन सराउंडिंग को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा? तो तुम कहोगे रेलवे इंजन, है तो दोनों एक ही एंटिटी। तो कौन ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? रेलवे इंजन कर रहा है। तो हम कहेंगे जिसका मोलर मास ज़्यादा है वो सराउंडिंग को ज़्यादा डिस्टर्ब करता हुआ चलेगा। वो मॉलिक्यूल जिसकी वैन डेर वाल्स रेडियस ज़्यादा है वो आस पड़ोसियों को ज़्यादा परेशान करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट जिसकी रेडियस कम है, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो H2 और Cl2 में किसकी ज़्यादा होगी? Cl2 की ज़्यादा होगी। अब अगर हम इन जनरल बात करें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम हमेशा यूनिवर्स कह देते हैं। अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि सो स्लोली होते हैं, हम लोगों ने बात की थी, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा 0 होगा। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन जनरल हम ये बात कह सकते हैं, और इसी बात के बेसिस पे हम कहते हैं क्योंकि नेचर में जो भी प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं, और इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, या फिर हम कहते हैं यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। हमेशा अपने आप को बड़ा कर रहा है यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि वो अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहा है, और एंट्रोपी बढ़ाने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को भी कम कर रहा है, ठीक है, अपनी रैंडमनेस बढ़ाता जा रहा है। अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी की बात करते हैं भाई। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन मतलब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई डी डब्ल्यू माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक। तो डी डब्ल्यू को हमने लिख दिया माइनस पी डी वी, और डी यू को लिख लिया एन सी वी डी टी, ठीक। इसे दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया पी वी इज इक्वल टू एन टी को पी अपॉन टी को लिख लिया एन आर अपॉन वी। तो पी अपॉन टी को हमने एन आर अपॉन वी लिख दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, तो डेल्टा एस का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। डेल्टा एस आ गया एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अगर इसे प्रेशर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे पी वन बाई पी टू आ जाएगा, और यहाँ पे सी पी हो जाएगा, ठीक। अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा टी 0 होगा, यानी T1 इज इक्वल टू T2 होगा। तो जो लॉग के अंदर टर्म था, एल के अंदर टर्म था, ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू हो जाएगी एन आर एल एन वी टू बाई वी वन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा एस इज इक्वल टू सिस्टम इज इक्वल टू होगा सराउंडिंग। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन ही आ जाएगी। क्या? चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना आइसोथर्मल की बात हो रही है। अब सराउंडिंग के लिए जब इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल के लिए सिस्टम की एंट्रोपी तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेम होती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन सराउंडिंग हम डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी से निकालेंगे, और डी क्यू रिवर्सिबल हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगी, जिसे हमें ढूंढ के दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता लग गई कि डेल्टा एस जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है वो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन है। किसके केस में? फॉर सिस्टम। सराउंडिंग के केस में रिवर्सिबल में तो माइनस ऑफ सिस्टम हो जाएगी, और इरिवर्सिबल में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भाई कौन सा? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा जैसे मैंने लिखा सर्किल करके। अब ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो क्या बचा? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। तो हमने इसे लिख दिया क्या? एन सी वी एल एन
T2/T1। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा सिस्टम सेम ही रहता, मैंने बताया। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा Q रिवर्सिबल बाई T फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो अगर हम CP के फॉर्म में लिखे तो ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया कि CP के फॉर्म में लिखेंगे और CV के फॉर्म में, तो दोनों के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। क्योंकि P इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगला हमें करना है आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा यार, आइसोबारिक प्रोसेस में होगा P1 इज इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2 रख दिया तो ये क्या हो गया NCP T2/T1, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो क्या बन गया T2/T1 CP के साथ। तो फिर से वही डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग रिवर्सिबल के लिए माइनस साइन के साथ इक्वल होंगे और सराउंडिंग के लिए Q रिवर्सल बाई T लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेजर प्रोसेस हो गए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोबारिक खत्म हो गए। अब बात आती है एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा Q होता है जीरो। तो Q डेल्टा सिस्टम जो होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस तो होगा जीरो, और डेल्टा सराउंडिंग भी हो जाएगा जीरो, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल कह रहा हूँ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग के लिए जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ, मान लो तुमने क्या किया, पिस्टन लगा के एडियाबैटिकली उसे खींच दिया। अब भाई खींचा उसे तो क्या होगा, एडियाबैटिकली खींचा तो हीट चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो एंट्रोपी तो चेंज होगी, क्योंकि झटके से खींचा, एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला सेम रहेगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और सराउंडिंग के लिए डेल्टा Q रिवर्सिबल बाई T रहेगा। ठीक है, अब तुम्हें यह सोचना है कि एंट्रोपी चेंज हुआ कैसे जब एडियाबैटिक प्रोसेस था। सोचना ये है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन ग्रुप पे कर सकते हैं, चैट में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, और हम लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, ये सोचने के लिए होमवर्क है तुम्हारे लिए। और अगली क्लास में हम लोग करेंगे PYQs ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So stay connected. Please do subscribe the channel and share with your friends. ये जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, मेरे को उतना इंथू रहेगा पढ़ाने का, और अच्छा लगेगा पढ़ा के यार, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों का। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की बात कर चुके हैं। और कोई भी टॉपिक जो तुम्हें पढ़ना हो वो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर अगला टॉपिक आप ये ले लो, तो आई विल ट्राई टू टेक दैट टॉपिक। वैसे मैंने सीक्वेंस बना रखी है कि मैं किस टॉपिक में किस दिन कौन सा टॉपिक लूँगा। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, कुछ बोर्ड्स को लेके, कुछ मेंस को लेके, कोई भी दिक्कत हो, तो यू कैन कमेंट एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।